अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं लाइफ ओके न्यूज से एमएस खान आज आपके बीच हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी शख्सियत को लेकर जिनके सलाहियत के दरवाजे कई समतों में खुलते हैं, जिन्होंने अपने सलाहियत से, अपने जज्बे से, अपने हुनर से ऐसे लोगों को जो अंतिम पंक्ति में खड़े थे उनको मदद पहुँचाने का काम किया, उनको राशन वितरित करने का काम किया। किसी के दुख में शामिल होकर अपनी काबिलियत से अगर हम उसके दुख को कम कर दें तो ये हमारी असली योग्यता होती है, जिसे चरितार्थ किया है राजधानी के मोहम्मद रफीक शेख ने, जो कि बहुत अच्छे इंसान हैं और दिल से वो लोगों की मदद करने का जज्बा रखते हैं। वही वो कुछ ऐसे सवालात भी रखते हैं जो वो सिस्टम से करना चाहते हैं, जो वो सरकार से करना चाहते हैं, और वो इन सवालों के माध्यम से, जरिए से सरकार को एक मैसेज और एक संदेश कन्वे करना चाहते हैं, ताकि जिस तरह से हालात अभी लॉकडाउन में बने, दूसरी लहर में अगर आने वाले समय में भी कोई ऐसे हालात निर्मित होते हैं तो सरकार पूर्ण रूप से पहले से ही मानसिक रूप से तैयार रहे, ताकि जिस तरह से लोगों ने अपनों को खोते हुए देखा है, ऑक्सीजन की कमी को देखा है, लाखों रुपए लेकर खड़े होने के बाद बिस्तर खाली नहीं देखे हैं, ऐसे हालात फिर से निर्मित ना हो। ऊपर वाला कभी भी इस तरह की आपदा ना दे। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो आज हमारे बीच हैं। मैं आपसे रूबरू कराने जा रहा हूं मोहम्मद रफीक शेख साहब को। रफीक शेख साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस में सख्ती से मना करती है, लेकिन यहाँ से पूरी तरह से हमारा जो एनवायरनमेंट है सैनिटाइज है, हम भी सैनिटाइज हैं, तो हमने हमारी जो प्रथा है उसके साथ शुरुआत की। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार करने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं, उसका भी हम सम्मान करते हैं, और लेकिन हम पूरी कोरोना गाइडलाइंस का भी सम्मान करते हैं। तो मोहम्मद रफीक शेख साहब, आपसे पहला मेरा सवाल है, अभी हाल ही में आपने दूसरी कोरोना लहर को देखा है, आपने ऐसे परिवारों को देखा होगा जिसमें मम्मी एडमिट हुई, तो फिर पापा एडमिट हुए, और फिर पता चला पहले मम्मी एक्सपायर हो गई, फिर पापा एक्सपायर हो गए। एक एक परिवार से 4-4 से 5-5 लोगों की एकदम अचानक अकाल मृत्यु हो गई, पूरे घर सदमे में आ गया। इस तरह के कई केसेस हमने देखे, लेकिन उस समय अस्पताल प्रबंधन पूरा ये घटनाक्रम देख रहा था। ऐसे अस्पताल जो कि निजी अस्पताल कहलाते हैं, जहां पर एडमिट करने से पहले रुपये बता दिए जाते थे कि अगर आप 25,000 रोज दे सकते हैं तो आप एडमिट हो सकते हैं, 50,000 रोज दे सकते हैं तो आप एडमिट हो सकते हैं। वहाँ ये नहीं देखा गया कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। हालांकि इस पर लूट खसूट मची हुई थी। हालांकि सरकार की नींद बाद में खुलती है, जब कोरोना की लहर जो थी वो थोड़ी हल्की होती है, वो कमज़ोर होती है, केसेस आना कम होते हैं, वहाँ वो फिर उसके पैकेजेस, वो दरें तैयार करते हैं। लेकिन पहले वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे होते हैं, वहाँ पर पैकेजेस जो दरें वो तैयार नहीं रहती हैं, तो लोग लुट रहे होते हैं, लोग 2-2 लाख रुपए लेकर खड़े होते हैं। और निजी अस्पताल प्रबंधन अपने किराए के लोगों को वहाँ पर अस्पताल में बेड में भर्ती कर देते हैं, और ये बता देते हैं कि यहाँ पे बेड खाली नहीं है, फिर जहाँ मोटा पैसा मिलता है तो बेड खाली हो जाता है। तो ये आपने आप एक समाज सेवी हैं, आपने लोगों की खिदमत करते हैं, आपके पास लगातार फीडबैक आ रहे थे इस तरह से, तो क्या ये चौंकाने वाली बात है? आप इससे किस तरह से, मतलब आप इसको लहर को किस तरह से देखते हो? ये सदी की सबसे बड़ी तादी वबा, ये इस रूप से देखते हो आप? क्या है आपके विचार? देखिए, जहाँ तक आपने कोरोना इस महामारी के बारे में बात करी, तो मैं इस चीज़ को ऐसा देखता हूँ कि हम कोई भी धर्म, कोई भी जाति से हों और कोई भी व्यवसाय करते हो, चाहे हम मेडिकल फील्ड से हों, हमारा हॉस्पिटल हो, लेकिन ऐसी महामारी के टाइम में हम बिजनेस करने का मौका न दें। इस वक्त में ये बिजनेस करने का मौका है। ये मैं गैर सरकारी लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हैं उनके एतबार से बात कर रहा हूँ कि इस वक्त को पैसे कमाने का मौका ना समझे, क्योंकि मालिक ने ज़िंदगी दी और ज़िंदगी में हम आगे बढ़ ही रहे हैं, तो लोगों की दुआ होंगी तो और बढ़ेंगे। दूसरी बात जो आपने कहा कि शासन और प्रशासन वाली,
तो देखिए, जो शासन में बैठे हैं, प्रशासन में बैठे हैं, इसकी तैयारी है, जैसे एक्सपर्ट WHO पहले से बता रहा है, तो उसको ध्यान में रख के पहले से तैयारी करी ना। अब जब बात बिल्कुल एकदम ऐसे हालत में आ जाती है कि जब काबू से बाहर हो जाते हैं, उस वक्त के डिसीजन लेना, जैसे पिछली साल भी जब कोरोना पहली बार केस केरल में पहला केस आया था, उसके बाद फ्लाइटें बंद कर दी जाती हैं। ये मेरा एक नज़रिया है कि जिससे कोरोना हमारे कंट्री में, हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान के अंदर दाखिल ना होता। इसी तरह जैसे इस बार जो दोबारा दूसरी साल में कोरोना का मामला पेश आया, तो कुछ चीज़ों में पाबंदी होना थी शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, चाहे वो किसी भी एतबार से ले ली जाए, तो उसमें थोड़ी देरी रही। अस्पताल प्रबंधन की चूक कहाँ आप देखते हैं? कई ऐसे केसेस देखने को मिले कि सिलेंडर है में ऑक्सीजन ही नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है और ऑक्सीजन जा ही नहीं रही है। कुछ लोग जो जागरूक थे उन्होंने इस केस को पकड़ा है ना, लेकिन कहीं कुछ लोग ऐसे जागरूक नहीं होते हैं, पैसा होता है सिर्फ उनके पास, वो समझ नहीं पाते हैं। और अस्पताल प्रबंधन बड़ी सख्ती दिखाता है, लोगों को, परिजनों को मिलने से रोकता है। क्या इसलिए रोकता है ताकि वो खाली सिलेंडर के पैसा सिर्फ रिकॉर्ड में बनाता रहे और मोटी फीस वसूलता रहे, मोटा चार्ज लेता रहे? क्या कहना है इस पर? देखिए, मैं इसको, जैसे मैंने बात शुरू करने से पहले आपसे कहा कि इस मौके को हम बिजनेस करने का मौका ना दें। ये मैंने पहले ही कहा कि प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट मेडिकल फील्ड में, चाहे वो दवा की केमिस्ट दुकान हो, फैक्ट्री हो, फार्मा हो, नर्सिंग होम हो, हॉस्पिटल हो, रिसर्च सेंटर हो, तो जब तक हम अपने मन से ये नहीं निकालेंगे कि एक कमाई का मौका है, 600 का सिलेंडर 10,000 का बिक सकता है और आदमी को लेना है, या खाली सिलेंडर भी लगाया जा सकता है, क्योंकि पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट हैं उन्हें तो इतना आइडिया नहीं कि सिलेंडर में से गैस है कि नहीं। लेकिन इस वक्त मानवत्व को जगाने का मौका है, कि इंसानियत को जगाने का मौका है, कि आदमी खुद से जागे कि कल को अगर मेरे घर में कोई मेरे को ऐसा धोखा दे या मेरे साथ ऐसा फ्रॉड करे, तो क्या मैं इसे मंजूर करूँगा? 16 अप्रैल के बाद की जो घटनाएं हैं, जो भी केसेस आए हैं कोविड के, उसमें लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग अस्पताल प्रबंधन करता रहा। यहाँ तक कि एम्स अस्पताल में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत होने लगी। वहाँ पर भर्ती जो मरीज हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय आरिफ बेग साहब की पुत्री भी वहाँ एडमिट थी, उनको भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत हुई। उन्होंने भी इधर उधर कोशिश की, लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन बहुत मुश्किल से मिल पाया। जब ऐसे लोगों को इतनी दिक्कत हुई तो आम लोगों को इतनी दिक्कत नहीं हुई होगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन और उसको लेकर कालाबाजारी, जिस तरह से हमने देखा कि कैसा गिरोह पकड़ाया जो नमक और ग्लूकोज से इंजेक्शन तैयार करता था, जिसकी लागत सिर्फ 80 रुपये होती थी, लेकिन वो गिरोह इन इंजेक्शन को खपाने का काम करता था और उसमें कुछ सदस्य सक्रिय थे और 35 से 40 सालों में इंजेक्शन देख रहे थे। मतलब ऐसे लोगों को आप किस तरह से देखते हैं जो इंसान की शक्ल में भेड़िए हैं, वो लोगों को मरता हुआ देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो बिजनेस करने से पीछे नहीं हट रहा। देखो, ऐसे लोगों के बारे में तो ये कि वो इंसान ही नहीं है, जो इस मौके को और इस तरह से धोखा दिया जाए, तो वो इंसान की कैटेगरी नहीं, वो किसी मदद से नहीं। अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो, अगर देखा जाए तो वो अपने आप को ही धोखा दे रहा है। आज मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, मैं आपको धोखा दे दूँ, मौका पड़ दे, आप मुझे दे दो वक्त आते, तो इससे ना हमारा देश तरक्की करेगा ना हम तरक्की। अगर हमें साथ लेके चलना है, करना है, तो इन मौक़ों को गनीमत ये नहीं समझे कि इससे हम तो नकली इंजेक्शन मिल जाएगा। जो लोग कर रहे हैं उनके लिए शासन भी सख्त कार्रवाई करे। सरकार कह देती है कि गरीबों को 3 महीने का गल्ला मुफ्त, 5 महीने का गल्ला मुफ्त, लेकिन ये देते हैं सिर्फ घोषणा ही नजर आती है। अगर ये सच्चाई है तो लोगों का एक बार में उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। हमने ऐसे परिवारों को देखा कि वो जब राशन वितरण की दुकान पर गए तो वहाँ पर उनके अंगूठे नहीं आ रहे मशीन में, उनको बोला जा रहा है नगर निगम से लिखवा कर लाएं। नगर निगम के लोग पलड़ा झाड़ते हुए बोल रहे हैं कि आप संबंधित खाद्य आपूर्ति विभाग कलेक्ट्रेट में जाइए, वहाँ ज्योतिषा मैडम है उनसे लिखवा करके लाइए। तो लोगों को सिर्फ नगर निगम से कलेक्ट्रेट, इस कोरोना महामारी में लोग चक्कर पे चक्कर काटते गए, लेकिन किसी ने उनकी समस्या का समाधान नहीं किया। केवल ये कागजी घोषणाएं साबित हुई हैं। तो इस पर राशन वितरण के जो केंद्र हैं वो लोग भी बड़ी कालाबाजारी करते हैं।
हम देखते हैं कि वो लोग इसी राशन को दूसरे लोगों को, दुकानदारों को बेचते हुए नजर आते हैं, लेकिन सिस्टम की इस पर कोई नजर नहीं होती है, या फिर नजर होती है तो फिर खामोश क्यों रहते हैं? इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि लोग जिनकी पात्रता पर्ची नहीं आई है, हम लाइफ ओके न्यूज में लगातार ऐसे लोगों के आवेदन आ रहे हैं जिनका ये कहना है कि हमारे राशन कार्ड तो है लेकिन हमारी पात्रता पर्ची नहीं होने की वजह से हमें राशन नहीं दिया जा रहा है, और जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है वो राशन वितरण की दुकान में जाते हैं तो वो उनको सुनता नहीं है सही से, उनको भगा देता है, वो उनसे औपचारिकता पूरी करने को कहता है, लेकिन वो आज दिनांक तक चक्कर ही काट रहे हैं। ऐसे लोगों पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए जहाँ तक राशन बांटने की बात है, तो जैसे पिछली बार मैंने देखा 14 अगस्त को एक बार बाढ़ आई थी, जी देखा हुआ आपने भोपाल में, तो उस टाइम गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तहसीलदार, इस लेवल के न्याय दंडित अधिकारी की ड्यूटी लगी थी, तो वो मौके पे ही जाके हर आदमी को उसी टाइम जो भी मुहैया कराना था उसी टाइम वो मुहैया स्पॉट देख के और उसे आवंटन करा, उससे कोई पेपर नहीं पूछे जा रहे थे, उसका जो भी घर था, झोपड़ी थी, झोपड़ा था, मकान था, सिंगल था, जिस हालत में था उसको मौके पे ही मदद दी जा रही है। अच्छा, कानूनी प्रक्रिया में ये कि आप ये डॉक्यूमेंट लाओ, तो गरीब आदमी तो इतना इंतजार तो कर नहीं सकता। तो ऐसे मौके पे जैसी जो पुरानी प्रक्रिया थी कि मौके पे दंडित अधिकारी जाके और मौके पे ही इस चीज़ का निराकरण करें। अगर इस सिस्टम में एक दूसरे डिपार्टमेंट में यदि करा जाएगा उसमें वक्त लगता है और गरीब आदमी को जिस टाइम मदद चाहिए वो मिलेगी। जी, तो क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं, आप सभी समाज के लोगों में आपका उठना बैठना है, तो राष्ट्रीय एकता को, नेशनल इंटीग्रेशन को, कौमी एकता को आप कैसे देखते हैं? इस लॉकडाउन में, इस महामारी में कौमी एकता का क्या महत्व है, ये बताइए आप। बहुत महत्व। अगर हम मिलकर नहीं रहेंगे तो किसी भी बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारी का और गंभीर मसलों का हल नहीं निकलता। तो कौमी एकता यहाँ पे किस तरह से काम आएगी बताइए? बिल्कुल, अगर सारी कौमें जुड़ के काम करेंगी तो एक दूसरे की मदद बेहतर तरीके से होगी। मतलब हमें बीमारी से रोकथाम के लिए बिल्कुल दिशा निर्देश का पालन करना है, लेकिन हमको सामाजिक दूरी भले रखना है लेकिन मन की दूरी नहीं रखना है, और लोगों के काम आना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम परिवार, पड़ोसी हो, हमें एक दूसरे की मदद करनी है और हमें मिलजुल कर इस महामारी को हराना है। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। लेकिन आपने देखा कि अभी लॉकडाउन में हमारे धर्म स्थल भी पाबंदियों के साथ खुलने और बंद होने का काम है। केवल 5 लोगों के साथ ही इबादत की जा सकती है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो। लेकिन अब चूंकि मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च बंद है, तो जो उसमें नमाज पढ़ाते हैं इमाम हो, जो वर्किंग हमारे मुअज्जिन हो, उसी तरह से मंदिर में पंडित जी हैं और सहायक हैं उनके, चर्च में हैं हमारे, गुरुद्वारे में ज्ञानी जी हैं। तो इन लोगों को किस तरह से दिक्कतें होती हैं घर चलाने में? समाज के लोगों को किस तरह से इनकी मदद करनी चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जहाँ तक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च की बात है, और इसमें जो खिदमतगार होते हैं, जैसे मस्जिद को इमाम मुअज्जिन कहते हैं और अपन चर्च में पादरी जी कहते हैं, जी, और गुरुद्वारा में ज्ञानी जी कहते हैं, मंदिर में पंडित जी कहते हैं, जो भी नाम हम बुखार हैं अपने मजहबों के एतबार से जी। लेकिन कम से कम इनकी दिनचर्या अच्छे से कटे और इनके भी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सके और इनका भी घर अच्छे से चल सके। तो इसके लिए तो मैं ये चाहूँगा कि हम लोगों को ही एक निज़ाम बनाना चाहिए, जैसे मस्जिद के एतबार से मस्जिद कमेटी को, कि इनको जो तनख्वाह हम जो दे रहे हैं वो इतनी होना चाहिए कि इनका एक घर आराम से चल सके। जो हम मदद आज भी दी जाती है तनख्वाहें, लेकिन मैं समझता हूँ वो ज़रूरत के एतबार से काफ़ी नहीं। बहुत शुक्रिया। एक और अंत में सवाल आपसे चलते चलते, नगर निगम की जो गोताखोर है, आपने देखा होगा एक आसिफ गोताखोर है जो लगातार, जिनको कंट्रोल रूम फोन आता है, और अभी हाल ही में कई ऐसे केसेस देखे होंगे कि लड़की मोबाइल नहीं मिलने से छलांग लगा देती है। हालांकि लोगों ने उसका हौसला बढ़ाया, फिर नगर निगम के गोताखोर की पूछी, आसिफ गोताखोर भी उसमें थे, और उसके भाई को, बहन को बचा लिया जाता है। जहाँ आसिफ गोताखोर जैसे लोगों की जान बचा रहे हैं अपनी जान पर खेल कर। आसिफ गोताखोर कई बार तो ऐसे थे कि उनको बदन दर्द हो रहा है, जकड़न हो रही है, लेकिन उनके पास फोन आ जाता है तो वो अपना फर्ज निभाने जाते हैं और वहाँ पर लोगों को डूबने से बचाते हैं। लेकिन सरकार की नज़र इस पर नहीं होती है। हमने देखा कि सरकार ने अभी
जो कोरोना महामारी में जो जो कि शासकीय कर्मचारी थे, अस्पताल के जो नर्सिंग स्टाफ था, जो इस कोरोना महामारी में लगे रहे, उनके लिए वो 10 लाख के ऋण की बात कर रहे हैं, एक पैकेज की बात कर रहे हैं। तो क्या ऐसे लोग जो जान पर खेलकर इस कोरोना महामारी में दूसरों की जान बचा रहे हैं, उनका इंश्योरेंस भी नहीं करा सकती है सरकार, उनको बीमा भी नहीं दे सकती है, 25 दिन में है वो, उनको पक्का भी नहीं कर सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। कहीं तो वो 1-1 करोड़ रुपए, जैसे कि दिल्ली की हमने केजरीवाल सरकार को देखा कि एक डॉक्टर थे, मुस्लिम डॉक्टर थे, और उनके परिवार वालों से इंटरव्यू किया तो उनके पिताजी ने कहा, उनके वालिद ने, कि मेरा बेटा 26 साल का था, उसकी शादी भी नहीं हुई, मेरे 3 बेटे और हैं, वो भी डॉक्टर हैं, ये 3 बच्चे भी मेरे इसी तरह से देश के लिए कुर्बान हो जाए, मुझे कोई गम नहीं है, मेरे बच्चे देश के लिए। तो ये उनकी प्रतिक्रिया थी। और अरविंद केजरीवाल उनके घर जाते हैं, 1 करोड़ रुपए का उनको पैकेज देते हैं और कहते हैं और भी कोई जरूरत है तो आप बता देना। उन्होंने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे बच्चे बस देश के काम आए। तो जहां सरकारें 1-1 करोड़ के पैकेज दे रही हैं, वहां आसिफ गोताखोर जैसे लोग, अस्पताल प्रबंधन में डॉक्टर तो मरीज को बचाता है जो सांसें चल रही होती, लेकिन ये तो सांसें थमने वाली होती हैं, उसको जाकर के बचा देते हैं। क्या ऐसे आसिफ गोताखोर जैसे लोगों के लिए सरकार उनको पक्का नहीं कर दे, उनका कोई बीमा नहीं कर दे, ताकि उनके घर में भी खुशियां मने, तो उनकी भाई बहन की शादी हो तो वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले? मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल करा कि ऐसे वक्त में जान बचाना जो खुद की जान पे भी बन जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक तो मदद होना कि मेरी जान से फिर मैं मदद कर रहा हूँ, एक उस वक्त में मदद करना है कि मदद करने वाले को भी अपनी जान पे, तो ये एक बहुत बड़ा मैटर होता है। इसके लिए तो मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों को सबसे पहले शासन और प्रशासन दोनों ही मदद पहुँचे, और कम से कम ये कि इनको जो सरकारी नौकरी में कम से कम ये कि जो मान दूसरों डिपार्टमेंट में दिया जा रहा है, यानी पुलिस डिपार्टमेंट में एक कांस्टेबल का होता है, तो कम से कम वो ही इनको दिया जाए। ये कम से कम बता रहा हूँ मैं, जबकि ये अपने हर एंगल पे ये अपनी जान लगा के किसी की जान बचाते हैं। जी जी। तो इनको तो मैं समझता हूँ कम से कम ये कि इनका बीमा तो कराया ही जाए इनका, और जो इनकी सैलरी है वो भी जो 7वें वेतन आयोग मान रखा है उसी के एतबार से इनका भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक भाई आपका, मोहम्मद रफीक शेख साहब, जिन्होंने कहा कि उनका मानदेय पुलिस विभाग के कर्मचारियों के बराबर ही होना चाहिए, कम से कम, और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से उनका वेतन तैयार होना चाहिए। हालांकि सच्चाई ये है, इससे उलट तो 25 दिन में ही है और टेम्पररी है, कभी उनकी नौकरी का भी उन पर खतरा मंडाता रहता है। बीमा तो दूर की बात है, उनको किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं मिलता है। तो लाइफ ओके न्यूज़ अपील करती है कि आसिफ गोताखोर जैसे लोगों के साथ सरकार न्यायोचित व्यवहार करे, उनको पक्का करते हुए उनका बीमा किया जाए और उनको भी उसी तरह से पैकेजेस दिए जाएं जिस तरह से दूसरे लोगों को दिए जाते हैं। अंत में एक और सवाल चलते चलते, पुलिस प्रशासन को हमने देखा कि सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत लॉकडाउन में सीमाएं सील थी, बैरिकेड लगाकर लोगों को रोका जा रहा था, लेकिन जिलाधीश महोदय की जो गाइडलाइन थी, दिशा निर्देश थे, उसका कहीं पालन नहीं हो रहा। उसमें लिखा था मेडिकल इमरजेंसी में छूट है। वहीं हमने देखा कुछ गर्भवती महिलाएं अपने चेकअप के लिए जा रही होती हैं, लेकिन वहां पर पुलिस प्रबंधन उनके साथ बदसलूकी करता है, उनको रोकता है, फाइलें दिखाने के बाद भी उनको दूसरे रास्ते से जाने के लिए बोलता है। तो क्या पुलिस इस तरह से मुंह बधिर होकर के जो लॉकडाउन की जो नियमावली है उसका भी उल्लंघन कर रही होती है, कोई बोलने वाला नहीं होता है। अगर लाइफ ओके न्यूज़ इस पर अपनी आवाज़ उठाती है तो हम जैसे लोगों को की शिकायतें ऊपर पहुंचाई जाती है कि हम उनके कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। क्या सवाल है आपका इसमें? नहीं, मेरा इसमें ये नज़रिया, मैं अपना नज़रिया पेश कर रहा हूँ कि शासन और प्रशासन वो कोई भी काम करने से पहले एक मीटिंग करता है, चर्चा करता है, IAS IPS अधिकारी बैठ के जो वो तय करते हैं। लेकिन मौके पे जो निचले दर्जे के कर्मचारी होते हैं, जो फील्ड के अधिकारी कर्मचारी होते हैं, ये जो गाइडलाइन बनाई जाती है, ये के लोग जो भी गाइडलाइन बनाई जाती है शासन के मीटिंगों में, वो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जाती है। लेकिन देखने में ये आया कि जब एक आदमी को एक पॉइंट पे इंचार्ज बना दिया जाता है तो वो माँ अपने आप को CM समझने लगता है कि जो हिदायतें से दी गई थी ऊपर आला अधिकारी की तरफ से, वो इसलिए दी गई थी कि जहाँ बेसिकली किसी को निकालने की जरूरत है कि भाई ये आदमी बीमार है, इसे हॉस्पिटल फौरन पहुंचना है, तो वो उसका काम था कि उनकी मदद करे पहुंचने में, ना कि वो वहाँ आके नाकाबंदी करे। तो इसके लिए ये कि आला अधिकारी वक्तन फील्ड पे जाएं, ऐसे पॉइंटों को देखें
कि जहाँ पर निचले अधिकारी से कोई भूल चूक हो रही है तो उसको दुरुस्त करें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जी, ये आप थे मोहम्मद रफीक शेख साहब, जिन्होंने सिस्टम पर भी चोट की लेकिन सिस्टम की अच्छाइयों पर भी बात की, और उन्होंने पुलिस आला अधिकारियों के नियमों को लेकर भी बात की, जिलाधीश महोदय के नियमों को लेकर भी बात की, नियमावली को लेकर बात की। लेकिन निचले स्तर पर जो कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं लेकिन अपने आप को वो मुख्यमंत्री महसूस करते हुए और पूरे अधिकारों का वो पालन तो करते हैं लेकिन उसका दुरुपयोग भी करते हैं। कहीं ज़रूरतमंद लोगों को जहाँ निकालना होता है तो उन्हें रोक दिया जाता है, और जहाँ कोई लोग बहानेबाज होते हैं तो उनकी वो लोग निकल जाते हैं। तो इस तरह की चूक हमें देखने को मिली है। लिहाजा इन पॉइंट्स पर कैमरे की मदद से जो कंट्रोल रूम है वो नज़र रखे, और वहाँ पर एक ऐसा एक निजी स्तर पे भी यानी कि एनजीओ के माध्यम से भी मदद ली जानी चाहिए, ताकि सीधे एनजीओ को शिकायत की जाए और वो सीधे आला अधिकारियों को उसकी इमरजेंसी और जो उसकी तत्कालिक जो मदद है उसके लिए वो वहाँ उनको आगाह कर सकें, ताकि समय रहते किसी मरीज की जान बचाई जा सके। कैमरामैन नजीज के साथ लाइव ओके न्यूज़ से MS खान। हमारे बीच जो साथी रहे मोहम्मद रफीक शेख, जिन्होंने हमसे बहुत अच्छी बात की, उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी ऐसे समाज सेवी के साथ जिनसे हम बात करेंगे और समाज के हित में, लोगों के बारे में, लोगों के कल्याण के लिए हम एक निष्कर्ष निकाल कर आपको देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।